Hello guys, welcome back to my new video. Today we are starting our next part of journal entry. Okay, so our next part is about the journal entry. This is the book of accountancy of DK Goyal. Okay, so let's get started. So अब हम अपने जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का होता है डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। एंड द नॉमिनल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो ये 3 हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं। इनकी डिटेलिंग आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट इज, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल एंट्रियाँ बताऊंगी। सो पहली होती है, बच्चे अक्सर इस एंट्री में गलती करते हैं, पेड सैलरी टू गोपाल। ठीक है, सैलरी पे की है हमने गोपाल को। ठीक है, हमारी तरफ से खर्चा हुआ है। खर्चे कौन सा अकाउंट में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में। सो हमारा खर्चा नॉमिनल अकाउंट में गया, तो खर्चा क्या है? क्या गया है? हमारा कैश गया है। और क्या आया है? क्या दिया गया है? सैलरी। तो सैलरी पे हुई है। किस में जाएगी सैलरी? कैश में जाएगी, चाहे बैंक के थ्रू जाएगी तो कैश लिख लो, चाहे बैंक लिख लो। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम भी दे रखा है, सैलरी भी दे रखी है, अब कौन सा अकाउंट पुट किया जाए। देखो, आपने गोपाल को सैलरी, गोपाल को ज़रूर दिया है, लेकिन दिया तो सैलरी है ना, दी तो सैलरी है। सो इसीलिए हम सैलरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा खर्चा हुआ है। हम अपने लिए एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस अपने लिए एंट्री करता है, ना कि गोपाल के लिए एंट्री कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये गोपाल अपनी बुक में अपनी एंट्री करेगा, बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस के थ्रू से खर्चा हुआ है, तो बिजनेस ने सैलरी लिख दिया। सो जो भी अमाउंट हो, लाइक 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 10,000 मान लेते हैं, चलो 1000 ज़्यादा कम हो जाएगी, आखिरकार बिजनेस में 1000 रुपये के लिए कौन ही काम करता है। ठीक है, एक एंट्री होती है विथड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। ये बिल्कुल बेसिक से टफ एंट्री हैं, सिर्फ बेसिक से। ठीक है, एक्स्ट्रा लेवल की भी होती हैं जो अभी आएंगी। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। हमने कैश निकाला है ऑफिस से, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। सो पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला जाएगा, तो क्या होएगी? ड्रॉइंग। उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग टू गया क्या है? कैश। अगर इसकी जगह लिखा होता विड्रॉ एसेट फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, तो एसेट्स का नाम आ जाता। अगर एसेट का नाम होता तो नाम आ जाता, नहीं तो क्या आता? परचेज आ जाता, चाहे सेल आ जाता। ठीक है, परचेज आता। 2500 रुपये मान लेते हैं, चलो ठीक है, अंडरस्टैंड है। अब एक एंट्री होती है रिसीव्ड कमीशन। अब इसमें हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो क्या एंट्री होएगी? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्या होएगा? क्रेडिट हो जाएगा कमीशन, और बदले में क्या आ जाएगा? कैश मिल जाएगा। ठीक है, कैश हमारा मिल गया हमें, मान लेते हैं हम 1000 रुपीज़। अब एक एंट्री होती है, जैसे कि मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू राजीव। ठीक है, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं राजीव को 5000 के, 5000 मान लेते हैं। ठीक है, रुपीज़ 5000। अब एंट्री क्या होगी? हमने सेल किया है राजीव को, कहीं कैश की बात नहीं दी है, नाम दिया गया है, तो क्या आएगा? राजीव अकाउंट। कल ही बताया था मैंने इसके बारे में कि नाम दिया हो और कैश दिया हो तो हम क्या पुट करेंगे? राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल। गुड्स का नाम नहीं दिया इसलिए सेल आ गया। 5000 ईच। एंड इसकी ही साथ की एक एंट्री और है, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 5th एंट्री होगी राजीव रिटर्न 10% ऑफ। ठीक है, पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था राजीव ने रिटर्न किए हैं 10% गुड्स। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? खरीदे थे गुड्स। इस क्वेश्चन में हम उसको वापस कर दे रहे हैं 10%, तो वापस कर देंगे। देखो, पिछले में हमने, पिछला हुआ था हमारा सेल हुआ था, क्रेडिट, सेल क्रेडिट हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा? सेल
रिटर्न। देखो एक तो सेल करी थी, ली थी हमने, इसलिए ऊपर सेल आ गया, और हम वापस कर रहे हैं तो उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर सेल जो हमने खरीदा है उसको हम वापस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न कहते हैं। तो उसको अब हमने डेबिट कर दिया, वापस चले गए 2 में। अब हमारा जो कर्जा हो रखा था हमें वो हमारा कम हो गया, तो टू राजीव 10%, 5,000 का 10%, 500 ईच। अब हमें इन फ्यूचर राजीव को कितना पे करना होगा, 4,500। ओके, अंडरस्टूड है। अब हम करते हैं कैश डिस्काउंट की एंट्रियां, कि कैश डिस्काउंट दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम कैसे करेंगे। पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने सब लोगों ने दुकानदार के पास हमेशा कभी ना कभी शॉपिंग करी होगी। सो मैं आपको बता दूं 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ लिखते हैं हम, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को अपनी भाषा में कहते हैं दिखावटी नुकसान, सॉरी दिखावटी डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट होता है जो ओरिजिनल डिस्काउंट होता है, ये होता है फेक डिस्काउंट, ठीक है, और ये होता है ओरिजिनल डिस्काउंट, ठीक है। जो फेक डिस्काउंट होता है वो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नेवर रिकॉर्ड्स इन बुक। एंड जो ओरिजिनल डिस्काउंट होता है वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड इन बुक्स। ओके, अब देखो मैं इनका मतलब बताती हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आपको एक बढ़िया सी ड्रेस पसंद आई, ठीक है। अब दुकानदार को पता है कि ग्राहक आएगा तो बार्गेनिंग करेगा ही करेगा, ठीक है। सो उसने आपको अपनी जो ड्रेस है उसका दाम 10% 20% बढ़ा के बोल दिया, ठीक है। मान लीजिए वो है 5,000 की ड्रेस, उसने बोल दी 7,000, 8,000 बोल दी उसकी, ठीक है। तो अब आप उससे बोलोगे कि भैया कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो, तो वो कहेगा ठीक है मैं 8,000 की ड्रेस मैंने आपके लिए 5,000 की लगा दी, 6,000 की लगा दी, 6,000 की लगा दी मान लीजिए, ठीक है उसने। तो ये हो गया जो उसने बढ़ा के बोला था, रियल में वो ड्रेस थी 5,000 की, ठीक है। उसने बोला आपको 8,000, फिर वो लास्ट में गया 6,000 में, ठीक है, गया 6,000 में। तो उसने जो ये 5 से 6 के 8 से लेकर 6 के बीच में जो डिस्टेंस गया 2,000 का, ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो गया, ये कौन सा डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने बोला कि ठीक है मैं बल्क में ले लेती हूँ, 2-4 और ले लेती हूँ, ठीक है, 5-6 ले लेती हूँ, 5-6 ड्रेस ले लेती हूँ 6,000 की ईच की नहीं दूंगी भैया मैं, उसका अलग मैं आपको 1% या 10% डिस्काउंट चाहिए मुझे सारी ड्रेसों पे। तो उसने कहा ठीक है आप 10 ड्रेस ले लो, 10 ले ली, कितनी हो गई 60,000। इस पर मुझे इन 10 ड्रेस पे मुझे 10% डिस्काउंट चाहिए। सो जो ये 6,000 की ड्रेस उसने ली है, पर ड्रेस 6,000 पड़ी उसको, 10 ड्रेस हो गई, कितनी हुई 60,000। अब जो इसने 60,000 की 10 ड्रेस ईच खरीदी हैं, ठीक है, तो वो उसने कहा कि मुझे 10 ड्रेस लिए मैंने इकट्ठे, तो मुझे कुछ कैश डिस्काउंट चाहिए, कुछ डिस्काउंट चाहिए उसके लिए। तो उसने जो 60,000 रुपये डिस्काउंट दिया है 10%, 6,000, ठीक है। तो क्या बचा, जो 6,000 का डिस्काउंट आया वो हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। अंडरस्टूड है, ठीक है। सो अब आपको डिफरेंस अगर आगे चल के पता चले, क्वेश्चन में दिया गया हो कि इतना 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट 10% दिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वो ज़रूर आते हैं पेपर में, ठीक है। पहले हम सिंपल एंट्री देखते हैं, फिर मैं आपको ये वाली एंट्री बताऊंगी कि ट्रेड और कैश दोनों दे रखा हो तब क्या होता है, ठीक है। पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। हमने महेश को कैश दिया है 96,100 सॉरी, एंड जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है वो हमें हुआ है 4,100 का। इसका मतलब टोटल ड्रेस कितने की, टोटल सामान कितने का था 1,000 रुपीज़ का, ठीक है। सो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले पेड कैश टू महेश, तोड़ के पढ़ेंगे। हमने कैश दिया है तो हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। देखो आपको एक तरीका ट्रिक बताती हूँ जिससे आपसे कभी भी गलती नहीं होगी डिस्काउंट को पुट करने में। जहाँ कैश होगा वहाँ डिस्काउंट होगा,
समझ लो पेन और कैप एक साथ होते हैं, वैसे ही कैश और डिस्काउंट हमेशा एक साथ होते हैं। तो जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। अगर आपने ये बात नोट कर ली, याद रख ली, तो आपसे कभी भी डिस्काउंट की एंट्रियाँ गलत हो ही नहीं सकती। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। 400 हमने कैश, महेश को डिस्काउंट हमें मिला 400 का, ठीक है। अब किसको पे किया है हमने कैश? हु इज़ द रिसीवर? महेश इज द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो महेश का नाम हमने डेबिट कर दिया। कितने से? टोटल कर लो इनका 1000 रुपीज़। समझ में आ गया? अंडरस्टूड है? सो नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस। अगर आपको इसको बेटरली समझना है तो सब बच्चे मेरे साथ इसको नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि सिर्फ सुनने से आपको लगेगा उस टाइम कि हाँ मेरे को आ रहा है, लेकिन बाद में आता नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, एंड द कैश डिस्काउंट इज 10%, ठीक है। कैश डिस्काउंट भी हम 10% मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया? सेल किया। तो सेल क्या होगी? क्रेडिट। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि सेल हमेशा ही क्रेडिट होती है और परचेज हमेशा ही डेबिट होता है, ठीक है। तो सेल हमारी क्रेडिट होगी। 60,000 का ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता बुक्स में, और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो 60,000 का 10% निकालो, क्या आएगा? 6,000। तो 60,000। अब हमें सेल निकालनी है। सेल कैसे निकालेंगे? इसका एक आप अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सेल निकालने के लिए। लिस्ट प्राइस इज 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 60,000 का 10% 6,000, ठीक है। ब्रैकेट में कर लो। तो क्या बचा? 54,000 इज सेल। ये हमारी एक्चुअल सेल है, ठीक है। सो हमने 54,000 हमने सेल किया है। अब आगे सेल किया है तो क्या क्या हुआ होगा? कैश मिला होगा हमें। अब क्या हमें 54,000 का 54,000 कैश मिल गया? नहीं, क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट भी दे दिया उसको, ठीक है। सो कैश डिस्काउंट दिया है हमने 10%। अब हम निकालेंगे हमारा डिस्काउंट कि हमने डिस्काउंट कितना दिया है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। अगर आप हर चीज़ को ऐसे मेंशन करके दिखाओगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। डिस्काउंट कौन सा है? ये हमने दिया है, तो कौन सा डिस्काउंट है? ये अलाउड, ठीक है। अब हमारी सेल कितने की है? 54,000। ठीक है। डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट कितना है इसमें? 10%। 54,000 का 10% 5400 क्या होता है? 5400। तो ये आंसर हुआ हमारा। ये क्या है? हमारा कैश जो हमारे पास आया है, ठीक है। और डिस्काउंट क्या है हमारा? 5400। तो हमारे पास कैश कितना है? 48,600 एंड द कैश डिस्काउंट इज, डिस्काउंट लिख देते हैं सीधे, डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड, सॉरी, 5400, ठीक है। ये एंट्री सबको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कुछ और एंट्रियां जो हम कर सकते हैं, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, and discount allowed to him is 200, और जो गुड सेल्ड हुए हैं वो हुए हैं हमारे 48,000, ठीक है। और 200 हमने उसको दे दिया। आफ्टर फ्यू डेज the goods are returned. The goods are returned because they are defective, ठीक है।
ठीक है। हमने सोल्ड किए हैं गुड्स वासुदेव को, जो कि 48,000 की थी। हमने उसको 200 का डिस्काउंट भी अलाउड किया है। ठीक है। कुछ दिनों बाद वो गुड्स वापस आ गए। सारे गुड्स नहीं आए, ओनली 1000 रुपीज़ के जो डिफेक्टिव थे। ठीक है। द गुड्स आर रिटर्न बिकॉज दे आर डिफेक्टिव। द डिफेक्टिव की जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। ठीक है। 1000 रुपये के जो थे वो वापस आ गए। अब सबसे पहली एंट्री क्या होगी इसमें होगी, ये समझ लो हमारी मर्ज एंट्री है। हमारी इसमें 3 एंट्री होगी। आप 2 तरीके से कर सकते हो उसको, चाहे तो सारी मर्ज कर लो, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे इजी मेथड है अलग 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 करके तीनों एंट्रियाँ कर दो। सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, भूल जाओ सब कुछ क्या है क्या नहीं, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। देखो सबसे पहली बात, अगर हमने वासुदेव को गुड्स सोल्ड किए हैं, इसमें नाम दे रखा है लेकिन कैश का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि हमने उसको अलाउ किया है डिस्काउंट। इतना तो सब जानते हैं कि इंसान डिस्काउंट तभी मांग सकता है जब उसको कैश पे करे वो, तो इसका मतलब वो कैश इसमें पे कर रहा है। सो कैश कर दिया उसने पे 48,000 रुपीज़। ठीक है। अब उसने डिस्काउंट भी लिया है तो कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट आएगा। कितना? 2000 मान लेते हैं, चलो 2000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। इजी रहेगा नहीं करने में। सेल, अब कितना हो गया? 50,000 की सेल हमने 48,000 में कर दी, जिसमें हमने 2000 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया। कुछ दिनों बाद उसने हमें 1000 रुपये के गुड्स वापस कर दिए। ठीक है। अब उसने क्या डिस्काउंट, हमसे डिस्काउंट भी मांगा था और 1000 रुपये के गुड्स भी वापस कर दिए। तो क्या हम उसको ऐसे ही जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। ठीक है। अब सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे। सेल रिटर्न, अब उसको बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? जब हमने कैश लिया है उससे, तो बदले में हमें उसे कैश देना पड़ जाएगा। अगर इस पर नाम लिखा होता, मान लो ये कैश की एंट्री ना होके इसमें वासुदेव लिखा होता, तो हम इसमें लिख देते वासुदेव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता? कैश की जगह वासुदेव। कितना? 1000 रुपीज़ का। ठीक है। इसमें 2 एंट्री हो गई हमारी। समझ में आ गया सबको? अगर आप इसको मर्ज करके करते तो बहुत कंफ्यूजन होता था, इधर भी कैश उधर भी कैश, इधर भी वो उधर भी वो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा इसको 2 पार्ट में कर दो, छुट्टी। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री ना होके क्रेडिटर्स की एंट्री हो जाती है, अगर हमारा डेटर बन जाता है वासुदेव, हमें जिसको उसने हमें पे करना होता, तो हमें इसकी एक और एंट्री होती, जो क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वासुदेव, जिसमें हम उसको 200 रुपये का जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था वो काट लेते। ठीक है। वैसे इसमें भी हमें काट लेना चाहिए, टू कैश टू डिस्काउंट जो हमने दिया था उसको। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसको 8800 कर देंगे, इसको 8800 कर देंगे, क्योंकि भाई हमने तुम्हें डिस्काउंट भी तो दिया था, और ये 200 हमने वो कर दिया। और अगर ये एंट्री वो वाली होती, इसमें हमें कैश नहीं मिला होता, तो हम क्या करते? 200 को डिस्काउंट अलाउड कर देते, कैश कर देते हमारा 8800 एंड टू वासुदेव 1000 रुपीज़। ठीक है। समझ में आया सबको? अब एक एंट्री और करते हैं, जिसमें ड्राइंग टू कैश वाली एंट्री करेंगे हम, जिसमें हम ड्राइंग करते हैं। जैसे हमने अभी इसको तो हमने पहले भी कर लिया है। एक एंट्री करते हैं हम खर्चों की सारे। ठीक है। पेड वेजेस 2000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2500 एंड सैलरीज पेड 9000। ठीक है। अभी 3 एंट्री एक साथ हमने कर दी है, वेजेस भी पे कर दिया, एडवर्टाइजमेंट भी और सैलरी भी पे कर दी, तो तीनों खर्चे एक साथ आ जाएंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन, सॉरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो वेजेस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज डेबिट। 2000, 2500 एंड 9000। टू में क्या जाएगा? कैश जाएगा। इसका टोटल हो जाएगा 9 to 11, 11 12 13, 13,500। ठीक है। समझ में आया सबको? हमने सेल रिटर्न वाली एंट्री कर दी, ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री कर दी, कैश डिस्काउंट वाली एंट्री कर दी। अब हम करते हैं
थोड़ी कुछ अच्छी सी एंट्री। ऐसे तो हम चलो करते हैं एंट्री। सोल्ड गुड्स टू नूपुर for 50,000 at terms, 4% cash discount and 20% trade discount. Half the amount received by cash and balance half by check on the same day। मतलब कि ये पूरे एक ही दिन में एंट्री हुई है तो पूरे एक ही दिन में एंट्री जाएगी, अलग अलग एंट्री नहीं जाएगी क्योंकि एक ही दिन उसने कर दिया है सब कुछ। ठीक है, सो अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू नूपुर, नूपुर को सोल्ड किए हैं गुड्स तो क्या आएगा, कैश आएगा। अब देखते हैं कितना आएगा क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, वगैरह वगैरह भी है। सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसने उसको आधी अमाउंट चेक से दी है, आधी अमाउंट कैश दी है, तो बैंक भी आएगा। ठीक है, अब उसमें इसमें क्या मिला है, कैश डिस्काउंट भी मिल रखा है तो डिस्काउंट अलाउड भी आएगा। सबसे पहले एंट्री कर लो, नंबरों की टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि वो बाद में करेंगे, इसमें बहुत कुछ है इस वजह से। 2 में बदले में क्या हुआ है, सब कुछ के बदले सेल हुई है एक। अब देखो इसको मतलब समझ लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू नूपुर, नूपुर को गुड्स सोल्ड किए 50,000 के, जिसमें से 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% इज ट्रेड डिस्काउंट। 4% तो असली डिस्काउंट है जो बुक्स में रिकॉर्ड करना है, एंड द 20% इज नकली डिस्काउंट, फेक डिस्काउंट है जो कि हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना लेकिन सेल में से कट कर देना है। ठीक है, ये याद रखना कि हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना लेकिन सेल में से कट जरूर करना है। अगर आप सेल में से कट नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चंस के जो ये न्यूमेरिकल नंबर्स आएंगे ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। जो 2 नंबर की एंट्री 1 नंबर देगी आपको, समझ में आया। ठीक है, आगे जो बैलेंस है उसने वो चेक से पे किया है, आधा तो अमाउंट उसने कैश पे करी है, हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक। अब सबसे पहले हमें अमाउंट आधी आधी कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल कितने की हुई है, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे सेल के लिए। अब हमें यही नहीं पता सेल कितने की हुई है, ये तो 50,000 दे दी लेकिन इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट भी है। जो गुड्स सेल किए हैं उसने, सोल्ड गुड्स इज 50,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट नेट 20%। 50,000 का 20% कितना होता है, 1,000, इसको माइनस कर दो, क्या बचा 49,000। सो हमारी सेल आ गई, हमने सेल कितने की किया 49,000 की। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 49,000। अब वर्किंग नोट नंबर 2, अगर आप ऐसे आराम से सोच के इस एंट्री को करोगे तो ये एंट्री कभी गलत नहीं होगी। अब इसने हाफ अमाउंट जो है वो कैश से पे करी है, हाफ अमाउंट उसने चेक से पे की है। जो कैश से पे की है, अब देखो उसको देखते हैं कितना % उस पर डिस्काउंट मिला है, क्योंकि उसने बोला कैश डिस्काउंट एंड बैंक डिस्काउंट। अब देखो दोनों एंट्री के लिए उसने हाफ अमाउंट पे की है, कैश ले लो चाहे बैंक ले लो, उसने डिस्काउंट तो दिया ही है। अब सबसे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ही ना हो, हाफ फिर कर देंगे। अब हमारे सेल कितनी है 49,000, जिसमें से डिस्काउंट कितना मिला है, अलाउ कितना किया है हमने 4%। सो 49,000 का 4% होगा 1,600। सो आंसर क्या आएगा, 38,400। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये क्या है हमारा, जो एक्चुअल कैश हमें रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, एक्चुअल कैश कह लो, बैंक कह लो, एक्चुअल मनी रिसीव्ड। ठीक है, सेल करने के बाद एक्चुअल मनी हमें ये रिसीव्ड हुई है। अब जिसमें से हाफ उसने कैश कर दी, हाफ उसने बैंक कर दी। सो वर्किंग नोट नंबर 3, एक्चुअल मनी रिसीव्ड कितनी हुई है 38,400, जिसका हाफ हमें बैंक करना है, हाफ हमें कैश करना है। सो हम हाफ ही कर देते हैं डायरेक्ट, तो क्या बचेगा 19,200। ये हो गई हमारी कैश, ये और बैंक कितना हो गया हमारा सेम एज
200। तो अब हम लिख देंगे कैश में 19,200। देखो कितनी इजी रही ना ये एंट्री। अगर आप वर्किंग नोट बनाओ तो इसमें हमें एंट्री बिल्कुल टफ लगेगी नहीं, और अगर ऐसे पढ़े तो कहेंगे हाँ ये क्या क्या दे रखा है इसमें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पेपर में बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट हो जाते हैं। सो आप बिल्कुल मत घबराएं और ऐसे आराम से तसल्ली से अगर क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अब करते हैं हम, अब मान लो एक एंट्री है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अगर आप बैंक से पैसे निकालोगे तो क्या होगा? देखो अपने ही बैंक से आप पैसे निकालोगे, किसी और के बैंक में तो जाओगे नहीं पैसे निकालने, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर आप बैंक से पैसे निकालते हो तो क्या होता है? अपने बैंक से पैसे निकालो, किसी और के बैंक में जाओगे, कभी कहोगे कि भाई मेरे को दे दो अपने बैंक में से पैसे। कोई अगर हाँ आपको अगर उसे फ्यूचर में पे करना होगा तो आप मांग सकते हो उससे पैसे, अदरवाइज नहीं मांग सकते ऐसे किसी से पैसे, ठीक है। मान लो आपने अपने बैंक से 84,000 पैसे निकाल लिए, ठीक है। सो उसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले ये कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा? रियल में जाएगा, क्योंकि बैंक हमारी एसेट है, हमने उसमें पे किया है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। जिस भी चीज़ में हम इन्वेस्ट करें वो हमारी एसेट्स होती है। सो बैंक हमारी क्या है? एसेट है। तो एसेट का रूल होता है डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। सो व्हाट इज द गोज आउट? जा कह रहा है बैंक कम हो रहा है, तो टू बैंक कितना? 84,000। आ क्या रहा है बदले में? कैश आ रहा है। बेशक ही आपकी बुक में आए, ये सब कुछ आपके में हो, लेकिन जाना और आना आपके साथ हो रही है। सो इसलिए हम इसका वैसे कर देंगे। लेकिन इसको अगर आप कैश बुक में रिकॉर्ड करो, आगे हम कैश बुक भी पढ़ेंगे, तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि बोथ साइड नोट इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों साइड बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल मैच करती है। अगर आप एक जगह से उठा के इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पेन अपना काम तब भी करेगा, तब भी करेगा। सो वही चीज़ है, आपने बैंक से निकाल के अपने पास ले लिए, अब क्या अपने पास से लेकर बैंक में डाल दिए, तो बात तो वही पड़ गई। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कौन सी एंट्री कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अब एक एंट्री और है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। समझ लो आपने बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो क्या कहेंगे इसको? कैश की जगह क्या आ जाएगा? ड्राइंग आ जाएगा, बस। तो ये ड्राइंग टू बैंक। समझ में आया? अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब समझ लो एक एंट्री और, 1 अप्रैल को अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास बहुत सारी एसेट्स होती है, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो उस एंट्री को हम कैसे करते हैं? समझ लो एसेट्स है हमारे पास, कैश है हमारे पास 15,000, बैंक बैलेंस है हमारे पास 5,000, स्टॉक है हमारे पास 40,000, फर्नीचर है हमारे पास 3,600, ठीक है। डेटर्स है हमारे पास 24,000, जिसमें से एक्स के हैं 6,000, वाई के हैं 8,000 और जेड के हैं 10,000, ठीक है। तो ये टोटल मिलके कितना हो गया? 24,000, ठीक है। अब हमारे पास लाइबिलिटीज़ आएंगी। सबको पता होगा एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। एसेट्स वो होती है जो हमने इन्वेस्ट करके बनाई होती हैं, लाइबिलिटीज़ वो होती है जो हमने उधार लेके दी बनाई होती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ हम ही क्रिएट करने वाले होते हैं, दोनों ही चीज़। एसेट्स को भी हम ही क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटीज़ को भी हम क्रिएट करते हैं। बस अंतर इतना होता है, एसेट्स हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट देती हैं, लाइबिलिटीज़ हमें पे करनी होती है, ठीक है। सो लाइबिलिटीज़ हो गई बैंक लोन 10,000, क्रेडिटर्स 12,500, ठीक है, जिसमें से अजय है एंड विजय है 5,000 एंड 7,500, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? बोथ द एसेट्स आर डेबिटेड। हम सारी एसेट्स को डेबिट कर देंगे और सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये आपको खुद करनी है, मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो लेंथी हो और आप लोग देखो ना, इसलिए एसेट्स को हम सारी डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटीज़ को हम सारी क्रेडिट कर देंगे। इन दोनों में से इन सबको टोटल करके, सारी एसेट्स को टोटल करोगे, सारी लाइबिलिटीज़ को टोटल करोगे, जो बैलेंस बचेगा वो आएगा कैपिटल में। क्या हाँ आएगा? कैपिटल में। अगर ऊपर आता है
तो वो माइनस में आएगा, अगर नीचे आता है तो वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नीचे आता है तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, और ऊपर जाता है तो हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा वो? P&L में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर हमें नीचे आता है तो टू कैपिटल। समझ में आया? सबको ये खुद करना है, ठीक है। अगर आप इसको कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। एक होता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स के बारे में बताती हूँ आपको। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं, जैसे मान लो आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, 10,000 रुपीज़ आपने उधार दे दिया किसी को। बैड डेट्स 10,000 रुपीज़ आपने, समझ लो 1 लाख दे दिया। बिजनेस कर रहे हैं, अब छोटी मोटी रकम क्या ही मानेंगे। 1 लाख रुपीज़ आपने किसी को उधार दे दिया, जिसमें से उसने 50,000 तो पे कर दिया, 50,000 पेड, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज़ नॉट पेड। जो बाकी की अमाउंट है वो उसने पे नहीं की, और कहता है भाई मैं तो कंगालिया हो गया। कंगालिया समझते हो? इंसॉल्वेंट। उसने अपना पर्चा छपवा लिया, एफिडेविट बनवा लिया, बैंक में वहाँ गया, कोर्ट में गया, उसने कोर्ट में अपने आप को दिवालिया साबित कर दिया, इंसॉल्वेंट साबित कर दिया, ठीक है। सो अब हमारा कोई हक नहीं होता उससे पैसे लेने का। हम इन फ्यूचर ऐसे, अगर आप रियल लाइफ में भी अगर कोई आदमी अपने आप को इंसॉल्वेंट कगार कर दे, अगर दिखा दे कि वो कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेपुटेशन चली जाती है बिजनेस में, और आगे चल के उसको कोई लोन नहीं दे सकता, आगे चल के मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इतना होता है। लेकिन हम उससे वो 50,000 रुपीज़ या अपना कुछ भी बची हुई अमाउंट नहीं पे ले सकते हैं, ठीक है। हमारे बैंक कह देता है ये तो पहले से ही कंगला है, इससे अब आप कोई पैसे, सॉरी कोर्ट कह देता है ये पहले से ही कंगला है, इससे अब आप कोई पैसे नहीं ले सकते हो। सो ये पैसे हमारे कहाँ चले जाएंगे? बैड डेब्ट्स में। कहाँ जाएंगे? बैड डेब्ट्स में। अब ये डूब गए, कभी मिलेंगे भी नहीं, सो इनको भूल जाओ। और एक होता है सिचुएशन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इसका उल्टा समझ लो। जैसे कि इसी सिचुएशन में 1 लाख रुपीज़ दिए, 50,000 पेड हो गए, 50,000 बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है, डूब गए। लेकिन कुछ जो थे हमारे, जिनको हमने उधार दिया था, उनको उनके अंदर की ज़मीर जाग गया। उन्होंने कहा भाई मैंने तेरा पैसे लिया है, मैं तो तेरे को ज़रूर वापस करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो उसने कहा मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। उसने 2 महीने का टाइम मांगा, 2-3 महीने का टाइम मांगा, और उसके पैसे पे कर दिए। जो हमने बैड डेट्स में हमने बुक में डाल दिए थे वो अब हमें रिकवर्ड हो गए। मान लो 4,000 या 5,000 रुपीज़ हमें रिकवर्ड हो गए, ठीक है। ये हो गए हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड। अब अगर बैड डेट्स हो तो क्या एंट्री हो, और बैड डेट्स रिकवर्ड हो तो क्या एंट्री हो, देखते हैं। पहली सिचुएशन है हमारी बैड डेट्स हो तो क्या रिकवर्ड हो, क्या एंट्री हो। सबसे पहले हमने कैश लेना था, कुछ कैश तो आया है, जो कैश आया वो यहाँ हो गया। जैसे डिस्काउंट कैश के साथ आता है, बैड डेट्स भी कैश के साथ आता है, अगर कैश दिया हो तो, ठीक है। बदला, और बाकी क्या हुए? डूब गए, बैड डेट्स हो गए। 2 में जो भी नाम है, समझ लो क्रेडिटर कह देते हैं, ठीक है, सॉरी डेटर कह देते हैं, डेटर का नाम ही लिख देते हैं, चलो कुछ अजय विजय नव्य, डेटर्स ही कह देते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे हैं, अब क्या पता कौन है कौन नहीं। सो कैश हमें मिला 50,000, 50,000 डूब गया, टोटल हमें लेना था 1 लाख। अब ऐसे ही सेम बैड डेट्स रिकवर्ड हमने तो, अब जो सोच, इतने को भूल जाओ जो हमें कैश मिला, सिर्फ इतनी एंट्री याद रखो, बैड डेट्स टू डेटर्स। कितना एंट्री याद रखोगे? इसको भूल जाओ, कैश को भूल जाओ, बैड डेट्स टू डेटर्स, सिर्फ इतना याद रखो। अब जो पैसे डूबे हैं उन्हीं में से हमें 5,000 मिल गए, तो क्या हो जाएगा? जिसको हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, बैड डेट्स, ठीक है। कैश मिल गया, कितना मिला? 5,000, ठीक है। 2 में बैड डेट्स 5,000। सो अब हमारी बैड डेट्स की बुक में से 5,000 रुपये कम हो गए, 5,000 रुपये हमें मिल गए। अब बचे क्या? इनको क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। अब इसको हम कैश नहीं लिखेंगे, चलो कैश लिख देंगे। ये हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। 2 में और भी तो बैड डेट्स बचे हैं ना, और कितने बैड डेट्स बचे हैं? बस हमारा कैश मिल गया, बदले में बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, तो अब बैड डेट में से ये हट जाएंगे,
आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट कर दें और मुझे बता दें कि किस वीडियो पे मैं, किस टॉपिक पे मैं अपनी वीडियो बनाऊं। ठीक है, उसी टॉपिक पे मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। आई नो अभी पेपर चल रहे हैं, लोग जनरल एंट्री देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे कि क्या वीडियो मैं डालूँ। और अगर आपको आपका बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता तो आप शुरू से मेरी वीडियोज़ देखें, आपको आपका बेसिक पक्का जरूर होएगा। और नहीं होगा तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगी आपका। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अगर वीडियो समझ में आए, लाइक कर दे इसको, कमेंट कर दे मेरी वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुँचे, लोग इसको देखें समझें। मैंने अभी न्यू चैनल खोला है, न्यू चैनल ग्रो कर रही हूँ। कल एक वीडियो डाली थी, आज एक वीडियो डाली है, 2 वीडियोज़ मेरी गई हुई है। सो कृपया करके इनको देखें, तब आपको समझ में आएगी। थैंक यू, बाय बाय।